नमस्कार, शुभ संध्या। मैं नीता अनामिका, राष्ट्रीय साहित्य मंत्री शब्दाक्षर आप सभी श्रोताओं एवं दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बची रही मानवता जग में सदा करें प्रयत्न, साहित्यिक सेवा में रत है शब्दाक्षर के रत्न। मैं शब्दाक्षर के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रवि प्रताप जी का अभिनंदन और आभार प्रकट करती हूँ, जिनके अथक समर्पण से साहित्य को शब्दाक्षर ने एक अलग तरीके से पूरे भारतवर्ष में प्रसारित किया है। साक्षात्कार के इस कार्यक्रम में आज मैं आप सभी से रूबरू करवाने जा रही हूँ साहित्यकार, रचनाकार, जिन्हें किसी पहचान की जरूरत नहीं है, डॉक्टर गिरीश्वर मिश्र जी को। इनको बुलाने से पहले या इनसे कुछ बातें करने से पहले मैं इनका परिचय देना चाहती हूँ। हालांकि ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, आप सभी इन्हें जानते हैं, हमेशा इन्हें अखबारों में पढ़ते हैं, फिर भी मैं छोटा सा परिचय देना चाहती हूँ। डॉक्टर गिरीश्वर मिश्र का एक परिचय। पिता मुनिवर मिश्र, माता श्रीमती श्याम सुंदर देवी, मनोविद, विचारक, संस्कृत के अध्येय और जाने माने मनोविज्ञानी। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के कुलपति रह चुके हैं। विदेश मंत्रालय, भारत सरकार की राजभाषा समिति के सदस्य, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के निर्णायक मंडल के भी सदस्य रह चुके हैं। आपकी मनोविज्ञान विषय के ऊपर कई पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। भारतीय मनोविज्ञान क्षेत्र में शोध तथा प्रकाशन का कार्य भी आप कर चुके हैं। वागर्थ, नया ज्ञानोदय, कादम्बिनी में निरंतर आपके लेख प्रकाशित होते रहे हैं, साथ ही समाचार पत्र पत्रिकाओं में भी। भारत के कई प्रख्यात विश्वविद्यालयों में आपने प्राध्यापन का कार्य भी किया है। कनाडा, चीन, स्वीडन, दक्षिण अफ्रीका, रूस, मॉरिशस, इंडोनेशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित हिंदी तथा मनोविज्ञान के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में प्रमुख वक्ता के रूप में आपकी भागीदारी हमेशा रही है। जर्मनी में बोखम विश्वविद्यालय में अतिथि प्राध्यापक भी आप रह चुके हैं। आपने फुल ब्राइट फेलो के रूप में अमेरिका के मिशिगन विश्वविद्यालय में इकोनॉमिक एंड सोशल रिसर्च काउंसिल के फेलो के रूप में सक्सेसर विद्यालय ब्रिटेन तथा न्यू स्कूल ऑफ सोशल रिसर्च न्यूयॉर्क में, माफी चाहती हूँ, न्यूयॉर्क में फुल ब्राइट नेहरू प्राध्यापक के रूप में भी कार्य किया है। आप ICCR के राष्ट्रीय फेलो भी रह चुके हैं। भारत के नेशनल अकेडमी ऑफ साइकोलॉजी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो आइए हम बात करते हैं हमारे मनीषी डॉक्टर गिरीश्वर मिश्र से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका शब्दाक्षर के इस मंच पे। हम सभी आपका स्वागत करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे जी बातचीत के दौरान सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप लंबे समय तक अध्यापन से जुड़े रहे हैं। आप समाज विज्ञानी, मनोविज्ञानी, संपादक, रचनाकार, शिक्षविद और कुलपति भी रहे हैं। इतने सारे अनुभव, इन सभी अनुभवों का कोई लाभ आपको साहित्यकार होने में मिला है? जीवन के 7वें दशक में मैंने अब प्रवेश किया है और पिछले करीब 50 वर्ष इन तरह तरह की जिम्मेदारियों के साथ जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में और भिन्न भिन्न भूमिकाओं में रहते हुए बहुत कुछ सीखने को मिला है। जब हम एक भूमिका के साथ एक तरह के समुदाय से जुड़ते हैं
तो उसके अनुभव हमको मिलते हैं। और इसके साथ एक और भी चीज़ घटित होती है कि अपने आप को उस परिस्थिति में रख करके भी हम देखते हैं। तो एक तो अपनी परिस्थिति को खुद देखने का नजरिया, और उस परिस्थिति के अनुसार इस हम विश्वविद्यालयों में कार्य किया, जी भारत में और विदेश में भी, उसकी अपेक्षाओं को जज्ब करना, समझना और अपने आप को ढालना और कुछ सक्रिय रूप से, सृजनात्मक रूप से कुछ कर पाना एक बड़ी चुनौती होती है। तो मैं समझता हूँ वो सीखने का अवसर हमको कहाँ कैसे दे देता है, इसका अंदाजा नहीं मिलता है। तो जगह जगह पर नाना प्रकार के अनुभव, भिन्न भिन्न समुदायों के, संस्कृतियों के, हमेशा हमको समृद्ध करते चलते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि जीवन ने मुझे इस भिन्न भिन्न तरह के परिवेश में रहने से लोगों को देखने, समझने और जीने की जो उनकी परिस्थिति है उसको एप्रिशिएट करने, उसके पास पहुंचने का अवसर दिया। मैं कृतज्ञ हूँ सबका जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया। और ज़्यादातर हमारे अनुभव इसी प्रकार के रहे जो जी आप हमें सुन पा रहे हैं? आप तकनीकी कुछ बीच बीच में प्रॉब्लम आ रही है, माफी चाहती हूँ जी। आप अगला प्रश्न करें। हमने अच्छा जी, बिल्कुल, हाँ सही सही सही, प्रश्न की बात नहीं है। आप इतने सारे रूप आपके हैं, दिखते हैं, आप किस रूप में आप खुद को याद रख के जाना चाहेंगे? आपके इतने सारे रूप हैं, आप एक मनोविज्ञानी ये तो बहुत कठिन ये बहुत कठिन सवाल है। ये सारी भूमिकाएं हैं और उन भूमिकाओं की बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। जी जी मैं समझता हूँ कि हमारे लिए एक ऐसे मनुष्य के रूप में जो समाज के लिए, देश के लिए, इस मानवता के लिए कुछ कदम चला हो, लोगों के साथ चल पाया हो, कुछ ऐसा कर सका हो जिससे कुछ परिवर्तन आए, सकारात्मक परिवर्तन आए, ऐसे व्यक्ति के रूप में ही मैं स्मरण किया जाना चाहूँगा। बाकी चीज़ें तो आती जाती रहती हैं, बहुत खूब कहा है आपने, बहुत खूब कहा। हर एक की सब उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि एक अच्छे मनुष्य के रूप में हम अपने देश, अपनी परिस्थिति को कैसे समृद्ध करते हैं। शायद यही सबसे बड़ी मनुष्य की कसौटी भी है। तो लोक के साथ जुड़ पाना, यही हमारी आकांक्षा है और इसी की कोशिश भी हम करते रहे हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने। आप महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति भी रह चुके हैं। आप अपनी भूमिका कैसे देखते हैं कुलपति के रूप में, और इस विश्वविद्यालय की क्या क्या गतिविधियां हैं, आप हमें बताएंगे?
वर्धा एक पावन स्थली है जहाँ पर लगभग 12 वर्ष भारत के सबसे बड़े महापुरुष आधुनिक युग के बापू रहे थे। उनका आश्रम भी वहाँ है और बापू ने स्वयं वहाँ पर हिंदी के संवर्धन के लिए 1930 से 35-36 इसके बीच में बहुत सारे उपक्रम किए और वहाँ पर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति एक स्थापित की जिसमें बहुत बड़े बड़े लोग और नेता जो लेखक हैं उन सबको उन्होंने जोड़ा और वह एक ऐसा निर्णय था उनका जो यह बताता है कि देश के निर्माण में हिंदी की क्या भूमिका है। और उस बात को बाद में उन्होंने देश के अन्य क्षेत्रों में भी हिंदी का विस्तार करने का काम शुरू किया था। दक्षिण भारत प्रचार सभा बनी थी, अपने पुत्र को उन्होंने देवदास गांधी जी को उन्होंने भेजा था। तो हिंदी की पृष्ठभूमि वहाँ पर तैयार हुई। वैसे तो वो महाराष्ट्र का और मराठी भाषी क्षेत्र जिसे आप कह सकते हैं, तो बड़ा विचित्र है कि मराठी के बहुत सारे शब्द इतने निकट हैं हिंदी के संस्कृत के कि उसको समझना बहुत कठिन नहीं है, बड़ी निकट की बात है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि वो अधिक परिनिष्ठित रूप में अभी भी जीवित है हिंदी की अपेक्षा कई दृष्टियों से। तो ये सूत्र हिंदी का वहाँ पर था और 70 के दशक में विश्व हिंदी सम्मेलन एक हुआ और नागपुर में उसका आयोजन हुआ और उस क्रम में जो सिलसिला बना उसने कहा कि भाई हिंदी का एक विश्वविद्यालय स्थापित होना चाहिए। और बात बनते बिगड़ते अंततः 1997 में हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना वहाँ पर हुई। मैं उस विश्वविद्यालय का चौथा कुलपति बना। मेरे पहले कई महत्वपूर्ण कार्य शुरू हो गए थे और वहाँ पर हिंदी के पठन पाठन का, हिंदी के संवर्धन का काम शुरू हुआ था। हिंदी जो है वह राष्ट्रभाषा है, हिंदी एक विषय भी अपने आप में है और हिंदी माध्यम से ज्ञान का प्रसार होना चाहिए, भिन्न भिन्न विषयों की जानकारी भी उसमें होनी चाहिए, वह शिक्षा का माध्यम भी होना चाहिए और उसमें ज्ञान का सृजन भी होना चाहिए। और अंत में एक बात और जोड़ दूं कि हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सोचने, विचारने, संवाद करने का माध्यम होना चाहिए। ये बहुत सारे लक्ष्य हैं। इस विश्वविद्यालय की स्थापना इन सबको ध्यान में रख करके की गई और आप अनुमान लगा सकते हैं कि हिंदी का जगत केवल भारत में ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे देश हैं, मॉरिशस है, फिजी है, गुयाना है, ट्रिनिडाड है, जहाँ पर हिंदी भाषी लोग हैं और वो हिंदी का प्रयोग अभी भी कर रहे हैं और हिंदी का साहित्य भी वहाँ लिखा पढ़ा जा रहा है। और भी देश हैं जहाँ पर हिंदी में काम हो रहा है। ब्रिटेन में हिंदी की पत्रिका छपती है, अमेरिका में है, कनाडा में है। तो इन बड़े देशों में भी और ये जो जिन देशों का हमने नाम लिया वहाँ भी हिंदी का प्रचार प्रसार है। तो प्रवासी जिसे हम कहते हैं वहाँ हिंदी है, फिजी हिंदी भी अपनी है, फिजी बात कहलाती है। तो इस विश्वविद्यालय की जो रचना बनी थी उसमें उसका एक विशाल व्यापक क्षेत्र जो है राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सीमित हुआ और यह कोशिश हुई कि अनुवाद के माध्यम और हिंदी साहित्य को उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किया जाए। मैं दो एक महत्वपूर्ण बातों की ओर ध्यान आकृष्ट करूंगा कि उस विश्वविद्यालय ने लगभग
7 लाख पृष्ठों का हिंदी साहित्य हिंदी समय.com करके एक पोर्टल बनाया है, जो विश्व में कहीं भी कोई भी व्यक्ति उससे जुड़ करके और हिंदी साहित्य का आस्वादन कर सकता है और डाउनलोड कर सकता है, पढ़ सकता है। तो आप अपने प्रिय लेखक का नाम खोजिए उसमें और उसकी रचना आपको मिल जाएगी, साहित्य की हर विधा की, और यह निरंतर हम समृद्ध करते जा रहे हैं। उदाहरण मैंने दिया, और ये जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुए हैं उनके आयोजन में भी विश्वविद्यालय की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और जब से यह विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया है तब से अनेक सम्मेलन हुए। मैं स्वयं भोपाल में 2015 में हुआ था, फिर 18 में मॉरिशस में हुआ था। हम लोगों ने काफ़ी सक्रिय रूप से उसमें भाग लिया था और कई तरह के कार्यों को संपादित किया था। तो हिंदी को वैश्विक स्तर पर कैसे स्थापित किया जाए, इसी तरह से विश्वविद्यालय द्वारा एक हिंदी में पत्रिका भी निकलती है जिसका नाम है बहुवचन, अर्थात जो भाषा का वैविध्य है उसको समझना और देश और संस्कृति में जो वैविध्य है उसको समझना और भारत की जो मूल प्रवृत्ति है उसको सामने ले आना, इस दृष्टि से वो पत्रिका काफ़ी चर्चित रही है। ऐसे ही एक पुस्तक समीक्षा करके एक पत्रिका हम प्रकाशित वहाँ से करते हैं, जिसमें निरंतर जो नई किताबें आ रही हैं उनकी समीक्षा आती है। तो और इसके अलावा हमने जब मैं वहाँ पर कुलपति था तो उस अवधि में हमने प्रवासी भारतीय को लेकर के जो जीवन है और उनकी जो हिंदी साहित्य में उपलब्धि है उसको ले आने के लिए भी हमने पुस्तकें प्रकाशित की। हिंदी के व्याकरण, भाषा, साहित्य के विभिन्न पक्षों पर कई प्रकार के प्रकाशन वहाँ से अभी तक हुए हैं। लेखकों की संचयिताएं प्रकाशित हुई हैं आलोचना के क्षेत्र में। तो गुणात्मक रूप से हिंदी के शिक्षण को कैसे आगे बढ़ाया जाए, वहाँ पर तुलनात्मक साहित्य का विभाग है, हिंदी और अन्य भाषाओं का आपसी संबंध क्या है, वहाँ पर प्रवासी समाज और संस्कृति के अध्ययन का विभाग है, और इसके साथ ही साथ जो नई विधाएं ज्ञान की हैं जैसे कि प्रबंध विज्ञान है, जिसे आप मैनेजमेंट कहते हैं, शिक्षा शास्त्र है, इन सब की विधाएं भी हैं। और हिंदी में स्तरीय ज्ञान कैसे उपलब्ध कराया जाए इसका हमने बड़ा महत्वपूर्ण प्रयास वहाँ पर शुरू किया है। मेरे ही कार्यकाल में ही बहुत सारे कार्य भी आरंभ हुए। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात हम लोगों ने की है जो यहाँ पर बताना ठीक समझता हूँ, सुनना चाहेंगे। हिंदी के विशेष रूप से जो गद्य और साहित्य की जो तमाम विधाएं हैं उनमें जितने भी प्रामाणिक विद्वान भिन्न भिन्न विषयों के हैं उनके 280 व्याख्यान हमने उनकी वीडियो की तैयारी की है। और ये सब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की एक ईपीजी पाठशाला की एक योजना है, और उसमें बड़ा सुखद है कि आप कथा साहित्य पर सब पर बड़े गंभीर विवेचन हैं, और वो किसी भी विद्यार्थी के लिए और किसी भी व्यक्ति के लिए वो उपलब्ध हैं। तो साहित्य के अध्ययन के लिए प्रवेश का एक मार्ग जो है उससे बनता है। यह कार्य भी हमने वहाँ पर किया है। तो प्रकाशन के माध्यम से इस प्रकार के वीडियो की सामग्री के माध्यम से, और हिंदी पढ़ने वाले जो विदेश के विद्यार्थी हैं उनका भी हमने वहाँ पर एक विभाग रखा है जहाँ पर चीन के और इटली के, बेल्जियम के, बहुत सारे देशों के विद्यार्थी आते रहे हैं और उनको हम हिंदी का पठन पाठन करते हैं। एक हंगरी, एक चीन के
विद्यार्थी वहाँ से पीएचडी किए हिंदी में, वहाँ पर उन्होंने अपना कार्य पूरा किया। तो इस दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण कार्य हुआ है। और विदेशी भाषाओं के साथ जैसे चीनी भाषा है, फ्रांसीसी है, जापानी है, स्पेनिश है, उनका भी वहाँ पर अध्ययन है। और हमने इनके कोश का निर्माण किया है। हमने हिंदी, अंग्रेजी, स्पेनिश इसका कोश तैयार किया है, प्रकाशित हुआ है। ये जापानी का प्रकाशित हुआ, फ्रेंच का प्रकाशित होने वाला है। तो हमारा यह उद्देश्य है कि हिंदी को कैसे जोड़ा जाए। और माननीय सुषमा स्वराज जी जब विदेश मंत्री थी तो उन्होंने यह योजना शुरू की थी कि यहाँ पर भाषांतरकार की ट्रेनिंग दी जाए, प्रशिक्षण दिया जाए कि कोई बोले एक भाषा में उसका अनुवाद करने की क्षमता होनी चाहिए। और स्वयं उन्होंने यहाँ के विद्यार्थियों से बात की, उनको दिल्ली बुलाया और बड़े मन से उन्होंने इस प्रयास को आगे बढ़ाने में सहयोग दिया। और मैं समझता हूँ कि हिंदी अकेली तो नहीं रह सकती, उसका अन्य भाषाओं से संबंध भी होना चाहिए। तो अनुवाद का विभाग भी है, एक भाषा की जो प्रौद्योगिकी है उसका भी विभाग है, जिसमें व्याकरण और तमाम तरह के ऐसे जिसे आप प्रोग्राम कहते हैं उनका भी विकास हुआ। जैसे हिंदी का एक स्पेल चेक वर्तनी या हिज्जा ठीक करने वाला प्रोग्राम भी बनाया, सक्षम नाम का, जिसका उपयोग करके आप जैसे आप लिखेंगे तो उसके माध्यम से उसमें जो त्रुटियां होंगी वो ठीक हो जाएंगी। तो हिंदी को कैसे सशक्त किया जाए, अन्य भाषाओं से कैसे जोड़ा जाए, ज्ञान की भाषा के रूप में उसको कैसे स्थापित किया जाए, ये बहुत सारे प्रश्न हैं। और साथ ही चूंकि गांधी जी की वह कर्मस्थली थी, विनोबा की कर्मस्थली थी, तो गांधी अध्ययन भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण विभाग है। तो अहिंसा और गांधी अध्ययन का भी वहाँ पर विशेष अध्ययन होता है, बौद्ध अध्ययन का भी विभाग है। तो सांस्कृतिक दृष्टि से ये सारे विभाग हैं। भाषाओं में मराठी, उर्दू, हिंदी, संस्कृत, इनका विशेष अध्ययन और स्नातकोत्तर अध्ययन वहाँ पर हो रहा है। तो विमर्श की दृष्टि से भाषा को समृद्ध करने के लिए जो उपकरण चाहिए उनको तैयार करने की दृष्टि से समाज तक पहुँचने के लिए और हिंदी भारत की भाषा बने और सुगमता से बने, इसके हम तरह तरह के प्रयास वहाँ पर कर रहे हैं। संक्षेप में ये कुछ बातें थी जिनका मैं उल्लेख करना चाहता हूँ। बहुत हद तक इसमें हमने ये सारे संसाधन वहाँ पर विकसित किए और एक भव्य विश्वविद्यालय वहाँ पर स्थापित हुआ है। मुझे आशा है कि वह प्रगति करेगा। जी, आपने बहुत अच्छी गतिविधियों के बारे में हमें बताया, अच्छा लगा सुन के। हिंदी भारत की जो भाषा है वो विदेशों तक इस तरह फैल रही है और यूनिवर्सिटी की अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के माध्यम से बहुत अच्छी बात कही आपने। आपने कई पुस्तकें लिखी हैं, संकलन भी आपके कई हैं। आपके रुचिकर साहित्यकार कौन कौन है और आप उन्हें क्यों पढ़ना चाहते हैं? आप जरूर उन्हें पढ़ते हैं और आप उन्हें क्यों पढ़ना चाहते हैं? ऐसा क्या आप खास उनकी रचनाओं में महसूस करते हैं, उनकी लेखनी में महसूस करते हैं? हिंदी साहित्य इतना विशाल है और इतने धाराओं में उसका विस्तार हुआ है कि उसमें से छांटना और चुनना बड़ी मुश्किल की एक बात हमारे सामने हो जाती है। और रुचियां भी बदलती रहती हैं। बहुत सारे अवसर होते हैं जब आप लेखकों को, कवियों को, नाटककारों को, बहुत सारे दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं। पाते हैं। हाँ, आपको सुनने के लिए बहुत बहुत आभार उनका। मैं समझता हूँ कि हिंदी साहित्य का जो जी बोलिए सर। शब्दकाल जो हमारा है वह ऐसी अनुपम निधि है। आप कालिदास
अगर संस्कृत साहित्य में हैं, आप खूब पढ़ते हैं उनको, वह भी हमारी रुचि के विषय हैं। लेकिन जब हिंदी की बात करते हैं जी तो वह व्यापकता और जीवन का जो समृद्ध रूप है, वह जो तुलसीदास में मिलता है, वह हमारे सामने उपस्थित होता है। मैं दोनों की तुलना नहीं कर रहा हूँ, जी लेकिन अपने समय के साथ और सामाजिक जीवन के साथ आध्यात्मिक जीवन, इन दो तालमेल कैसे बैठाया जाए, ये आप तुलसीदास में देख सकते हैं, सूरदास में देख सकते हैं। तो एक अद्भुत रस जो है हमको उनकी रचना में हमको मिलता है। और अभी कुछ दिन हुआ मैंने पूरा एक बार रामचरितमानस शुरू से अंत तक इस बीच दोहराया, पढ़ा, मनन करने की कोशिश की। इसी तरह से अगर आप नए साहित्य की बात लें तो मैं प्रेमचंद को नहीं भूल सकता, यशपाल को नहीं भूल सकता। रेणु का जो लेखन है वो छू जाता है। नागार्जुन की कविताएं भी बड़ी पसंद हैं, जिस तरह से उन्होंने अपने समय की चिंता की है और व्यंग भी लिखा है। निराला की कविता भी आपके साथ है। नए बहुत सारे लेखक लेखिकाएं हमारे बीच हैं। चित्रा मुद्गल जी का काम है, आप पढ़िए उनके जो लेखन है, जो उपन्यास हैं। तो बड़ी लंबी सूची है। मैं किसी के पक्ष या विपक्ष की बात नहीं करता, लेकिन बहुत कुछ ऐसा लिखा जा रहा है। कवियों की भी बड़ी लंबी सूची है। नए कवि भी हैं जो कि हमें प्रभावित करते हैं। माफी चाहती हूँ, एक मिनट आपसे माफी चाहती हूँ सर। हमारे दर्शक आपसे जुड़ रहे हैं बहुत सारे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शब्दाक्षर के रवि प्रताप सिंह जी जुड़े हैं, सत्येंद्र सिंह जी जुड़ रहे हैं, महावीर सिंह जी हैं, ये हमारे शब्दाक्षर के सब सदस्य हैं। एस.के. मिश्रा जी हैं, रामदेव वाजपेयी जी हैं, आपको सुन रहे हैं। काफी लोग आपको सुन रहे हैं। मैं जहां तक देख पा रही हूँ, मैं सभी का नाम ले रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप सभी का जुड़ने के लिए, सुनने के लिए। जी जी कहिए, आप कह रहे थे कुछ। मैं सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जी जी जी। और हिंदी एक ऐसे दौर से गुजर रही है जबकि उसमें बहुत अच्छे गीत भी लिखे जा रहे हैं, कविताएं भी आ रही हैं, आलोचना की दृष्टि से भी नए नए पड़ाव आ रहे हैं। और हिंदी जो है वो अपने सरोकारों को विस्तृत कर रही है। मैं इस बात को इस ढंग से कहना चाहूँगा कि समाज के जो उपेक्षित हैं, जो हाशिए के क्षेत्र में आने वाले समाज हैं, चाहे वो दलित हों, हमने अभी अभी भारत का 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। इतने साल बीत गए आजादी को, फिर भी भारत में बहुत कुछ करना बाकी है। आपने लक्ष्य प्राप्त करने की बात की है अपने किसी लेख में। यह आपकी सोच है कि आचरण की शुचिता से मिलेगा स्वतंत्रता का लक्ष्य। आचरण की किस निष्कपटता की बात आप करना चाहते हैं? किस आचरण की बात आप करना चाहते हैं? और इससे आजादी का क्या संबंध है, स्वतंत्रता का भारत की? कुछ तकनीकी वजह से प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्र हमसे हम बीच में अभी जुड़ नहीं पाए हैं। तब तक हम उनका इंतजार करते हैं। तब तक मैं उनके बारे में, जो हमसे पहले नहीं जुड़ पाए हैं, उनके बारे में मैं थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय देना चाहती हूँ। डॉक्टर गिरीश्वर मिश्र जी का हमसे जुड़ गए हैं वो। हाँ, नमस्कार सर। तकनीकी वजह से आप हमसे बीच में थोड़ी दिक्कत आ गई थी, कोई बात नहीं।
ऐसा होता रहता है, जी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम ही ऐसा है, हाँ क्योंकि जमीनी जी कार्यक्रम से कुछ अलग हाँ। इसकी एक खासियत है। तो हिंदी साहित्य का विस्तार जो अलक्षित उपेक्षित वर्ग है जी उसकी दिशा में हुआ है, और जी उसकी जो चेतना है वह विस्तृत हुई है। और मैं समझता हूँ यह एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जिधर हमारा ध्यान जाना चाहिए। केवल रोमांटिसिज्म ही पर्याप्त नहीं है। जीवन बिल्कुल की जो तल्ख अनुभूतियां हैं, जो समस्याएं हैं, उधर भी ध्यान जाना चाहिए। तो जो नए बहुत सारे विमर्श के रूप में हमारे सामने आ रहा है बिल्कुल वह हमारा ध्यान इधर आकृष्ट करता है। तो ये जो प्रवृत्ति है वह मैं समझता हूँ हिंदी को और अधिक समृद्ध करने वाली और ऊंचाई पर ले जाने वाली प्रवृत्ति है। और ये एक नई बात है जो हमें दिखाई पड़ रही है। समाज की एक जो व्यापक समझ है उधर जी भी लोगों का ध्यान आया है। तकनीकी असुविधा फिर से आ जा रही है। आप लोग बने रहें, हमें सुनते रहें, प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्र को सुनते रहें। रूप में जी ऊपर उठाने की भी कोशिश करता है, तो जी वह विकल्प भी हमारे सामने प्रस्तुत करता है। तो संघर्ष भी है, विकल्प भी है। तो ये साहित्य की यह एक बहुत बड़ी खूबी है। वह अपने समकालीन अनुभव से, चेतना से, समाज से टकराता है और जी उसी में उसकी उपलब्धि हमारे सामने आती है। भाव जगत में कल्पना और अनुभव के साथ बुद्धि चर्चा अनेक रूप लेती है, जिनसे विभिन्न विधाओं में साहित्य का एक विशाल परिसर रचा गढ़ा जाता है। साहित्य के परिसर, आपकी यह संकलन साहित्य के विभिन्न नगीनों के साहित्य से साक्षात्कार कराती है। किस भाव से, किस अनुभव से प्रेरित होकर आपने यह संकलन लिखा है, इस बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। संक्षेप में बताएं। साहित्य के परिसर एक उस मानसिक और सामाजिक परिवेश को व्यक्त करता है जो कला के माध्यम से और साहित्य की जो एक आवाज है, एक तरफ तो आर्ट है और दूसरी तरफ जो उसमें एक चेतना है, एक आवाज है जो लोगों को झिझोड़ती है, जो सक्रिय करती है। और ये बात मेरे दिमाग में थी कि आप हमारे साथ बने रहें। बार बार तकनीकी असुविधा की वजह से डॉक्टर गिरीश्वर मिश्र हमसे बीच बीच में ऐसी तकनीकी प्रॉब्लम आ रही है। कोई बात नहीं, वो हमसे फिर जुड़ेंगे, जुड़ गए हैं, जुड़ चुके हैं। आप बने रहें। हाँ सर, साहित्य के परिसर जी की बात हम करते हैं। तो मैं जी हाँ जी हाँ। तो जी साहित्य के परिसर में मैंने कहा कि जो तरह तरह की प्रवृत्तियां हैं जी और वो कैसे समाज को, चेतना को जोड़ती हैं और कैसे वो और ये जो विविधता है वह भी हमको आकर्षित करती है। जी तो इसी प्रसंग में हमने यह कोशिश की कि जो विभिन्न रचनाकार हैं और जी उसमें आप पाएंगे कि हमने
इसके बारे में हमें संक्षिप्त में आप बताइए। तकनीकी या इंटरनेट की वजह से बार-बार हम डॉक्टर गिरीश्वर मिश्र से हमसे वो डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं। कोई बात नहीं, बने रहें, वो फिर हमसे जुड़ेंगे। ऐसा होता रहता है अक्सर। फिर भी मैं सर, आप हमें सुन पा रहे हैं? शायद वो हमें नहीं सुन पा रहे हैं, वापस से जुड़ेंगे। तब तक मैं डॉक्टर गिरीश्वर मिश्र के बारे में एक छोटा-सा संक्षिप्त परिचय आप सभी को देना चाहती हूँ। स्वागत है सर आपका वापस से। हमें खेद है कि बार-बार तकनीकी वजह से डॉक्टर गिरीश्वर मिश्र हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं। तकनीकी वजह ऐसी होती रहती हैं। मैं उनके बारे में संक्षिप्त परिचय आप सभी को देना चाहती हूँ, जब तक वो जुड़े। डॉक्टर गिरीश्वर मिश्र महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के कुलपति रह चुके हैं। विदेश मंत्रालय, भारत सरकार की राजभाषा समिति के सदस्य भी रह चुके हैं। साथ ही भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार निर्णायक मंडल के सदस्य भी रह चुके हैं। इनकी मनोविज्ञान विषय के ऊपर कई पुस्तकें भी प्रकाशित हुई हैं। भारतीय मनोविज्ञान के क्षेत्र में शोध तथा प्रकाशन का कार्य भी ये कर चुके हैं। वागर्थ, नया ज्ञानोदय, कादम्बिनी में निरंतर इनके लेख प्रकाशित होते रहते हैं। कनाडा, चीन, स्वीडन, दक्षिण अफ्रीका, रूस, मॉरिशस, इंडोनेशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित हिंदी तथा मनोविज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में माफी चाहती हूँ सम्मेलनों में प्रमुख वक्ता के रूप में भी तो हम लोग साहित्य के परिसर की बात कर रहे थे और जी सर, साहित्य के परिसर आपकी एक संकलन है, उसके बारे में हम बातचीत कर रहे थे। मेरा ख्याल है कि मेरा अभिप्राय यह था कि जी सर, आप सुन रहे हैं? साहित्य की विभिन्न प्रवृत्तियां हैं, जी, उन प्रवृत्तियों में समाज से वह कैसे जुड़ रहा है, किस दिशा में वो समाज को ले जा रहा है। मैं समझता हूँ कि इस दृष्टि से वे निबंध उसमें संकलित हैं। हमारे दर्शकों का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ, जो इस परिस्थिति में भी हमारे साथ बने हैं, डॉक्टर गिरीश्वर मिश्र को सुन रहे हैं। कवि राजीव खरे जी, आपका हार्दिक स्वागत है। प्रताप जायसवाल जी, आपका हार्दिक स्वागत है। नंद किशोर झा जी, बहुत बहुत नमस्कार आपको। एस के मिश्रा जी, बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। हमारे शब्दाक्षर के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बराबर जुड़े हुए हैं और बहुत सारे कमेंट्स कर रहे हैं। बाद में मैं आप सभी को धन्यवाद दूंगी। साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए के दुबे जी, गणेश प्रसाद जी, बहुत बहुत रामदेव वाजपेयी जी, बहुत बहुत आभार आप सभी का जुड़ने के लिए। सत्येंद्र सिंह जी कभी से बहुत देरी से जुड़े हैं और हमारी सारी बातें सुन रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं इस चर्चा का। तो सर, अभी जो परिस्थिति चल रही है कोरोना काल की, 2 साल होने को जा रहा है, हम इस परिस्थिति से अभी भी उबर नहीं पाए हैं। आपको क्या लगता है कि कोरोना काल से साहित्यकार अपना अपेक्षित योगदान दे नहीं पाए? चूंकि हम जमीनी कार्यक्रम कर नहीं पा रहे हैं, इंटरनेट के जरिए से जुड़ रहे हैं, तो आपको साहित्य की क्या स्थिति परिस्थिति लगती है इस काल में? साहित्य का स्तर गिरा है या उठा है? ये एक
चुनौती भरा प्रश्न हमारे सामने है, क्योंकि कोरोना काल ने जो प्रकाशन का कार्य है उसको बाधित किया है। जी। बहुत सारी पत्रिकाएं संजोग कह लीजिए बंद भी हो गई, उनका प्रकाशन रुक गया, समय पर प्रकाशन नहीं हो रहा है। जी। जो प्रकाशित हैं वो भी लोगों तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही हैं। तो यह एक अप्रत्याशित जिसने हमारी गतिविधि पर रोक लगा दी, ब्रेक लगा दिया। जी। जी। सामान्य रूप से हम जो कार्य करते हैं उसको कर पाना मुश्किल हो रहा है। जो कुछ मेरे सामने गुजरा है, सोशल मीडिया में भी कुछ पत्रिकाओं के अंक भी जो निकले हैं और जो कुछ साहित्य उपलब्ध हुआ है, मैं उसको देख करके जो संघर्षशील प्रवृत्ति साहित्य की है उधर मेरी दृष्टि जाती है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी कैसे जीवन का रास्ता खोजा जाए। उसमें भी कहीं हम कुछ खोजते हैं कि कहीं प्रकाश की किरण जो है कोई रात के बाद बिहान होने वाला है। इस तरह की प्रवृत्ति जो है वह कई कहानियों में, लेखों में, कविताओं में दिखाई पड़ती है। और मैं समझता हूँ कि साहित्य जो है वह इस तरह से शक्ति प्रदान करता है। इस सोशल मीडिया ने एक दूसरे ढंग से हमको प्रभावित किया है कि अब जैसे हम ये वेबिनार या स्ट्रीम यार्ड तमाम सारे जो पोर्टल ये शुरू हुए हैं, इन सब से इस तरह का काम बहुत बढ़ा है और एक तरह की बातचीत करने की गुंजाइश इसमें बढ़ी भी है। शायद एक अर्थ में हम लोग इस बात से अधिक लाभान्वित भी हुए हैं कि भिन्न भिन्न जगहों के लोग आसानी से जुड़ पाते हैं। संवाद की संभावना एक और विस्तृत भी हुई है। प्रत्यक्ष आप आपस में तत्काल सामने आमने बैठ के बातचीत नहीं कर पाते, लेकिन इन जो नए जो माध्यम आए हैं वह कहीं हमको एक अवसर भी दे रहे हैं कि हम कैसे जुड़ सकें। और मेरा ख्याल है कि आप पूरे विश्व से लोगों को जोड़ सकते हैं इन माध्यमों से, तो जो कि प्रायः संभव नहीं हो पाता है। तो कहीं न कहीं इसमें एक अवसर भी दिखाई पड़ रहा है और हमको अपने आप को कंडक्ट करने या अपने आप का कैसे संपादन किया जाए अपने कार्य का, इसकी एक नई धारा भी प्रवाहित हो रही है। जी। तो मैं समझता हूँ कि ये एक नया रास्ता ये फूटा है, एक नई राह बनी है जिसमें संपर्क का, विचारों के आदान प्रदान का और कई बार तो लेखन भी प्रस्तुत हो रहा है, कविता भी है, कहानी पाठ भी हो रहा है। मैं देख रहा हूँ कि एक सक्रियता की एक नई भूमि खड़ी हुई है, एक नया धरातल इस कोरोना काल में फूट पड़ा है जो कि उपस्थित हो रहा है। तो साहित्य जो है वह ऐसा प्रयास होता है कि उसे रोका नहीं जा सकता। उसकी जो प्रस्फुटित होने की, एक्सप्रेस होने की, अभिव्यक्त होने की जो प्रवृत्ति है वह कहीं न कहीं से अंकुरित होगी, उसका प्रकाश आएगा, वह रचना जो है वो उपस्थित होती है। तो नहीं इस ढंग से, दूसरे ढंग से अब हम संपर्क में आ रहे हैं। मैं यह भी आशा करता हूँ कि निकट भविष्य में हम लोग इस कष्ट से जो है पार पाएंगे और ये महामारी दूर होगी। हालांकि तरह तरह के अनुमान हो रहे हैं, हमको सावधानी भी बरतनी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि परिस्थितियाँ ज़रूर बदलेंगी। मनुष्य की जिजीविषा के आगे उसे हार मानना पड़ेगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि प्रताप सिंह जी कह रहे हैं कि कोरोना ने साहित्य को बहुत क्षति पहुंचाया है, तो कहीं कहीं एस के मिश्रा जी भी कह रहे हैं कि साहित्यकारों को सक्रिय किया। तो एक मिला जुला सम्मिश्रण है, एक मिला जुला एक प्रतिक्रिया है
नकारात्मक में सकारात्मक की परिस्थिति। तो साहित्य क्षति पहुंची है किसी न किसी रूप में, पर इस तरह से इसका स्तर नहीं गिरा है जिस तरह से सोचा जा सकता है या सोचा जाएगा। कुछ ना कुछ तो बचा है, कुछ ना कुछ तो रहेगा ही। परिस्थिति एक जैसी नहीं होती है, परिस्थितियां बदलती रहती हैं। जैसे अंधेरे के बाद उजाला हम सभी जानते हैं। तो ये एक परिस्थिति है जहाँ पे हम कुछ ठहर से गए हैं हर रूप में, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो साहित्यिक हो, चाहे वो मानसिक हो। एक ठहराव सा आया है लोगों के दिलो दिमाग पर। खैर, हम इससे जल्दी ही निकल आएंगे और एक नए रूप में साहित्य को लेकर आसमान में चमकेंगे। एक बहुत ही अहम बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, इस वार्ता में रखना चाहती हूँ संस्कृत के बारे में। संस्कृत जो अनेक भारतीय भाषाओं की जननी है, भारत के महाग्रंथों की आधारशिला है संस्कृत। परंतु दुख की यह बात है कि यह जनी अपना अस्तित्व खोती सी जा रही है। क्या भविष्य आपको नजर आ रहा है संस्कृत का भारत में? ऐसे क्या ठोस कदम उठाने चाहिए ताकि ये हमारी भाषा विलुप्त न हो, बनी रहे? क्योंकि इसका न प्रचार होता है, न प्रसार होता है, न स्कूलों में पढ़ाया जाता है। बस बहुत ही सीमित जगह संस्कृत होके रह गई है। तो इस बारे में हम आपसे पूछना चाहेंगे, इस बारे में चर्चा करना चाहेंगे। ये हमारा सौभाग्य है कि हम लोग जिस देश में हैं वहाँ पर संस्कृत भाषा है और संस्कृत साहित्य है। यह हमारे लिए एक गौरव का विषय है। और बिल्कुल, क्योंकि हमारे कितने महाग्रंथ लिखे गए हैं संस्कृत में ही। जी जी, और वो ग्रंथ जो हैं जिनकी संख्या कितनी है इसका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि बहुत सारी पांडुलिपियां अभी भी हमारे सामने नहीं आई हैं। और भारत सरकार ने तो एक पांडुलिपि मिशन, नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन चला रखा है कि पांडुलिपियों को एकत्र किया जाए। बहुत सारी पांडुलिपियां एकत्र भी हुई हैं। तो हमारा कहने का अर्थ यह है कि यह ज्ञान का एक अद्भुत स्रोत है जो हमारे पास उपलब्ध है। और दुख यह है कि उस स्रोत की जानकारी भी हमको नहीं है और हम उसका उपयोग भी नहीं कर रहे हैं। मैं संस्कृत को इस दृष्टि से भी देखना चाहता हूँ कि संस्कृत जो है वह केवल भाषा नहीं है, वह हमारी संस्कृति का या कि मानव सभ्यता के लिए एक खाका भी प्रस्तुत करता है, एक विश्व दृष्टि भी वह देने वाली बात है कि जीवन कैसे जिया जाए, प्रकृति के साथ हमारा क्या संबंध होना चाहिए, मनुष्य का क्या कर्तव्य होना चाहिए। तो ऐसे ऐसे विचार आपको उसमें मिलते हैं जो बड़े अनुभव के बाद हजारों वर्ष तक उसकी परीक्षा किया, प्रयोग किया, तब जाकर के आपको योग सूत्र मिला, तब जाकर के आपको आयुर्वेद प्राप्त हुआ और तब जाकर के आपको रसशास्त्र प्राप्त हुआ या अर्थशास्त्र प्राप्त हुआ या मनुस्मृति प्राप्त हुई या वेद प्राप्त हुआ। ये ऐसा नहीं कि अचानक कभी आपको प्राप्त हो गया। ये बहुत बड़ी साधना ऋषियों की थी, मुनियों की थी, विद्वानों की थी और ये परंपरा लगातार चलती रही। यह दुर्भाग्य रहा कि ऐतिहासिक कारणों से जो घटनाएं घटित हुई, उन्होंने संस्कृत के ज्ञान को न केवल हमसे दूर कर दिया बल्कि उसके बारे में मन में यह भाव बना दिया कि यह तो अनावश्यक है, यह अनुपादेय है, यह उपयोगी भी नहीं है, यह अवैज्ञानिक है। इस तरह की भावनाएं हमारे मन में भर दी। तो हम दूर ही नहीं रहे बल्कि उसके प्रति नकारात्मक रूप से भी सोचते रहे। अभी अलग बात है कि उस ज्ञान की पुष्टि कहीं बाहर से कोई विदेश में
अध्ययन करके और बताता है कि भाई पाणिनि का जो व्याकरण है वो बड़ा ज़बरदस्त है और वह गणित के अनुकूल है, वह कंप्यूटर के अनुकूल है और उसका भाषा के अध्ययन में ये उपयोग है। या आयुर्वेद को लेकर के विदेश में लोग अध्ययन करके बताते हैं कि वह कैसे जीवन में तमाम तरह के रोगों को दूर करने वाला है। अब हम ध्यान की बात गड़बड़ कहेंगे, मेडिटेशन जब आ जाएगा तो अच्छा लगेगा, योग छोड़ करके जब योगा आ जाएगा तो अच्छा लगेगा। तो एक विदेश के प्रति हमारा जो अनुराग बढ़ गया कि वहाँ से जो स्वीकृत है वही ठीक है, तो हमारा तुलना का मानदंड जो है विदेशी बन गया। ये हमारे सोच में, व्यवहार में, आचरण में, सब में खड़ा हो गया। तो हमको अपनी जमीन से उखाड़ने में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो अगर हमको अपने स्रोत हमको चाहिए, अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमको अपनी प्रकृति में आना पड़ेगा, स्व में स्थित होना पड़ेगा। स्वस्थ का मतलब है जो अपने आप में स्थित हो। तो संस्कृत को पढ़ना, समझना, उसका उपयोग करना स्वस्थ होने का लक्षण है कि आप अपने आप में स्थित हैं। और जब आप अपने में नहीं स्थित रहते तो परस्थ रहते, बीमार रहते हैं। तो सर ऐसे क्या कदम उठाने चाहिए संस्कृत की जो सामने शिक्षाओं में कि तमाम तरह की हमारी जो आधुनिक समस्याएं उनका भी निदान उससे होगा। मैं समझता हूँ कि आरंभ से ही हमको शिक्षा में इसको जगह देनी पड़ेगी और इसको ज्ञान के स्रोत के रूप में भी, जैसे अंग्रेजी पढ़ाई जाती है और अंग्रेजी पढ़ करके हम ज्ञान को पाने के लिए सक्रिय हो जाते हैं, हमारी पहुंच बढ़ जाती है, एक तर्क उसके लिए दिया जाता है। तो संस्कृत भी अगर भाषा के रूप में हम सीखते हैं तो ज्ञान के बहुत बड़े क्षेत्र में हमारा संपर्क, हमारा दायरा विस्तृत हो जाता है। तो मैं समझता हूं कि भाषा के रूप में इसका ज्ञान होना चाहिए और यह आरंभ में जरूर पढ़ने के लिए हमको उपलब्ध होना चाहिए। आगे चल करके अगर आपकी रुचि है तो आप उसका उपयोग करिए, लेकिन आप उससे अपरिचित तो नहीं रहेंगे। तो भाषा के रूप में संस्कृत का ज्ञान बड़ा आवश्यक है और कम से कम हाई स्कूल के स्तर तक तो इसको पढ़ाने की आवश्यकता है। तभी आप अपनी हिंदी भी शुद्ध लिख पाएंगे, तभी आप जो है बहुत सारी चीज़ों को समझ पाएंगे। नहीं तो हम भारत कहलाने के भी अधिकारी नहीं रह जाएंगे अगर हम इन विचारों को नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं। तो ये बड़ा मुश्किल होगा कि हम यह कह पाएँ कि हम भारतीय हैं। यह बड़ा कठिन समय है और मुझे लगता है कि जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें इस बात पर ध्यान दिया गया है कि भारत एक बहुभाषिक क्षेत्र है और ये जो प्राचीन भाषाएं जिन्हें कहा जाता है उनके ऊपर भी बल दिया गया है। अब पाठ्यक्रम में कैसे इसको ले आया जाए ये हमारी एक चुनौती है। मैं आशा करता हूं कि इधर जरूर ध्यान दिया जाएगा और इसका उपयोग होना चाहिए। यह स्रोत जो है वह व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही आपने संस्कृत के बारे में, क्योंकि संस्कृत एक जो हमारी भारत की सबसे प्राचीन भाषा है और अनेक भाषाओं की जननी है। ये सही मायने में, मैं खुद भी एक शिक्षिका हूँ तो इसका कहीं मैं और छोर कुछ भी नहीं देखती हूँ। ये मुझे भी लगता है कि संस्कृत को हमारे पाठ्यक्रम में जरूर शामिल करना चाहिए। अगर बचपन से, जैसे कि मैं पश्चिम बंगाल से हूँ तो पक्का गगा बंगाली में सिखाया जाता है, तो इस तरह से संस्कृत जो हमारी खुद की अपनी भाषा है, जो प्राचीन और बहुत ही जिसको सम्माननीय भाषा कह सकते हैं हम, तो इसका भी पाठ्यक्रम में साथ में शामिल करना जरूरी है ताकि बचपन से हमारी एक आदत बन जाए, सीखने की एक उत्सुकता जागे और हम इस भाषा को जाने पहचाने। हमें ऐसा लगता है कि संस्कृत हम सिर्फ सुनने वाली भाषा, कानों को मतलब हाँ एक भाषा है ऐसी होकर रहेगी। संस्कृत भी एक भाषा है ना, हम इसके अक्षरों से किसी को मतलब है ना, इसके
मतलब जो लिखा हुआ है उसके तात्पर्य क्या है, किसी से मतलब है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें हमें बताई हैं और हो सकता है किसी न किसी माध्यम से पहुंचे और ये लागू भी हो हमारे जीवन में, पाठ्यक्रम में। बहुत बहुत आभार आपका। आप एक मनोविज्ञानी हैं। मनोविज्ञान विषय पर आपकी कई पुस्तकें भी छपी हैं। शिक्षा में मनोविज्ञान का क्या महत्व आप महसूस करते हैं? शिक्षा मानस का निर्माण करती है जी। और विद्यार्थी जो आज के होंगे वो भविष्य के हमारे नागरिक भी होंगे, समाज को चलाने वाले भी होंगे। मनोविज्ञान का जो विषय है वह मूलतः सीखने की जो प्रक्रिया है उसका जो रहस्य है वह बताने वाला विज्ञान है और इस दृष्टि से शिक्षा का एक आधारभूत हिस्सा है। उन दोनों को अलग किया ही नहीं जा सकता। बिना मनोविज्ञान के शिक्षा संभव ही नहीं होगी। आप छोटी सी बात लें, विद्यार्थी की रुचि, उसका मन पढ़ाई में लग रहा है कि नहीं, मैं साधारण सी बात कह रहा हूँ। अब अध्यापक यदि विद्यार्थी की रुचि पैदा कर देता है, उसको सीखने की ललक एक खड़ी हो जाती है, बन जाती है, मन में यह भाव आ जाता है, बेचैनी आ जाती है अगर वो पढ़ता नहीं है तो। ऐसा शिक्षक कोई हो जो ये ललक पैदा कर दे कि सीखना ही, सीखने को अगर सीख जाए, वो सीखने का महत्व समझ जाए, कैसे सीखा जाता है ये समझ जाए, बस आग लग गई। अब उसके बाद क्या है, वो तो बहुत अच्छा जो भी करेगा वह ठीक से करेगा। यहाँ मनोविज्ञान जो है उसकी प्रेरणा को, उसकी भावना को बनाने में सहायक होता है। तो शुरुआत से ही यह बात शुरू हो जाती है। अच्छा, और उसके बाद जब हम सीखते हैं तो सीखने को धारण भी करते हैं। उसकी स्मृति हमारी कैसी होगी और कैसे हम पढ़ें कि हमारी स्मृति ठीक हो, यह विद्यार्थी अध्यापक दोनों के लिए आवश्यक है। स्मृति ठीक हो इसका अर्थ यह हुआ कि जब उसका उपयोग करना हो तो वह ज्ञान हमारे लिए उपलब्ध हो जाए। तो सीखना जो है वह है तो पूर्व अनुभव के आधार पर, लेकिन भविष्य में वह उपयोग में आती है। तो वर्तमान और भविष्य और भूत, इन तीनों को जोड़ने में सारी की सारी आपकी मनोविज्ञान की प्रक्रियाएं जो हैं वो काम में आती हैं। तो सीखने का जो या शिक्षा का जो आधार है वह मनोविज्ञान तैयार करता है। प्रेरणा के आधार पर, भावनाओं के आधार पर, स्मृति के आधार पर, सीखने के आधार पर कैसे हम ऐसा परिवेश पैदा करें कि बच्चा जो है वह स्कूल की ओर आकर्षित हो, उसके पैर खुद ब खुद दौड़ करके स्कूल में चला जाए, इतना आकर्षण हो जाए। ऐसी हम कक्षा करें जहां पर वह स्वयं एक सर्जक के रूप में, एक सृजनात्मक क्षमता वाले व्यक्ति के रूप में विकसित हो। तो चाहे मोटिवेशन जिसे हम प्रेरणा कहते हैं, चाहे इमोशन जिसे हम भावना कहते हैं, इन सब दृष्टियों से मनोविज्ञान जो है वह कदम कदम पर शिक्षा की पूरी प्रक्रिया को सहायक बनाता है और अंततः जो उसके चरित्र का निर्माण है, व्यक्तित्व का निर्माण है, वह कैसा व्यक्ति बनेगा, यह मनोविज्ञान ही उसका शास्त्र है और यही बताता है कि किन चरित्र गुणों को, किन विशेषताओं को कैसे विकसित किया जाता है। तो जो अप्लाइड एजुकेशन है, अगर आप कहें, जो शिक्षा का अनुप्रयोगात्मक पक्ष है, जो व्यावहारिक पक्ष है, उसके सूत्र और उसकी प्रक्रियाएं मनोविज्ञान से आती। बहुत खूब कहा आपने। हमारे साथ काफी दर्शक और जुड़ चुके हैं जिनका मैं हार्दिक अभिनंदन करना चाहती हूँ। अगर सहायक के रूप में जी
शिक्षा के क्षेत्र में शामिल किया जाता है। केवल दूर से आप सिद्धांत पढ़ लीजिए उसकी बात नहीं। जी। तकनीकी वजह से फिर वो हमसे डिस्कनेक्ट हो गए हैं। मैं तब तक आप दर्शकों का बहुत-बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ। बहुत-बहुत आभार आपका एस.के. मिश्रा जी, विजेंद्र मिश्रा जी, रवि प्रताप सिंह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रताप जायसवाल जी। जी। पिंकी मिश्रा जी, इसके बाद गणेश प्रसाद गौतम जी, बहुत-बहुत आभार आपका जुड़ने के लिए। सत्येंद्र सिंह जी, आप दर्शकों अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो अपने प्रश्न रख सकते हैं, मैं आदरणीय से पूछ सकती हूँ। तब तक आप प्रश्न मुझे दीजिए, तब तक मैं पूछती हूँ, तब तक मैं कुछ 2-4 बातें कर लेती हूँ इनसे। कोविड के दौरान जो शिक्षा का परिप्रेक्ष्य बदला है, इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि परिस्थितियाँ भी जो शिक्षा की वो काफ़ी डगमगा सी गई है। तो एक मनोवैज्ञानिक होने के नाते आप शिक्षकों को या माता-पिताओं को कोई संदेश देना चाहेंगे? ये बहुत ही एक अलग प्रश्न मैंने जैसा कि रखा है हम सब आपसे। लोगों ने अनुभव जी, 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 जी। जैसा कि हम सब लोगों ने अनुभव किया है अपने-अपने घर में और जी, आस-पास कि जी, शिक्षा की पूरी प्रक्रिया बदल गई है जी, जी, और जो साक्षात संबंध अध्यापक और विद्यार्थी का और एक विद्यार्थी का दूसरे विद्यार्थियों से होता था, वह टूट गया। बिल्कुल, जिसे आप सोशल डिस्टेंस कहते हैं, वो इतनी बढ़ गई कि उसका विकल्प हमारे पास अभी तक नहीं आ पाया है। एक दूसरे तरह की निकटता बढ़ी जो डिजिटल निकटता बढ़ गई है। डिजिटल रूप में निकटता तो बढ़ी, लेकिन जो पारस्परिक संबंध हो सकता था, वह कहीं पर दुर्बल हुआ है। एक और ख़ास बात जो हुई है वो ये है कि जब ऑनलाइन पढ़ाई होती है तो विद्यार्थी को अपने ध्यान को केंद्रित करना पड़ता है और लगातार इसकी खुराक या डोज़ जो कंप्यूटर से चिपके रहने की एडिक्शन की एक नई आदत खड़ी हुई है इसमें और उसके साथ ही साथ जो आँखों पर उसका प्रभाव पड़ रहा है और जो संवाद होता है वह भी कुछ अध्यापक और कुछ टेक्नोलॉजी दोनों की कुछ गलतियाँ भी होती हैं उसमें और उसका परिणाम ये है कि जो सही है और जो गलत है इसके बीच में जिस तरह का अंतर होना चाहिए वह कहीं पर टूट रहा है और हम फिर रोट मेमोरी की ओर ही ज़्यादा बढ़ जा रहे हैं। उच्च शिक्षा में तो और भी कठिनाई पैदा हुई है, मैं कोई नकारात्मक टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन ओपन बुक सिस्टम एग्जामिनेशन जो है वो बहुत सारे विश्वविद्यालयों ने स्वीकार किया। अब उसका ठीक उपयोग भी हो सकता है, उसका खराब उपयोग भी हो सकता है। आप परिणाम विश्वविद्यालयों के देखिए सभी प्रथम श्रेणी में विद्यार्थी पास हो रहे हैं, कोई उसमें योग्यता का अंतर आप कर ही नहीं सकते। सीबीएसई में सारे के सारे जो है 90% से ऊपर नंबर पा रहे हैं, तो तमाम सारे उसके परिणाम हैं जो अस्त व्यस्त कर रहा है। अस्त व्यस्त इस माने में कि जो प्रक्रिया चल रही थी उसमें बाधा आई, वो प्रक्रिया ठीक थी गलत थी ये एक अलग प्रश्न है, लेकिन विकल्प के रूप में जो हमने किया है वो हमारे सामने एक प्रश्न खड़ा कर रहा है कि क्या मूल्यांकन का यह तरीका ठीक है और अगर ये ठीक है तो इसको और ठीक कैसे किया जाए। मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा कि हम लोग कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट की बात प्राय करते हैं कि निरंतर परीक्षा चलती रहे, मूल्यांकन होता रहे, शिक्षा में मूल्यांकन हो, शिक्षा का मूल्यांकन न हो, इनमें अंतर करने की आवश्यकता है। हम लोग शिक्षा का मूल्यांकन करने के आदी हो चुके हैं कि साल भर बाद परीक्षा होती है, 5 प्रश्न का उत्तर देना हुआ या मल्टीपल चॉइस प्रश्न आपको मिल जाते हैं। अब हमारे सामने जो ज़रूरत है वो ये है
कि इन दोनों को आपस में कैसे मिलाया जाए, जी जी क्योंकि भारत में शिक्षा पाने वाले जो शिक्षा के योग्य छात्रों की संख्या है वो बहुत बढ़ गई है। उतने स्कूल नहीं है, उतने अध्यापक नहीं है। वास्तविकता ये है कि बहुत सारे स्कूल हैं जहां पर एक अध्यापक है, एक ही कमरा है। ऐसी स्थिति में तो हमको ये डिजिटल वाला जो तरीका है उसका उपयोग बाध्य होकर के करना पड़ेगा। तो गंभीरता पूर्वक इन दोनों का उपयोग सार्थक ढंग से कैसे किया जाए, ये हमारे लिए एक विकल्प भी है, अवसर भी है, और यह विचार करने के बाद इनका ठीक से उपयोग कैसे किया जाए। हम लोग एक बड़े जटिल दौर से गुजर रहे हैं, जबकि क्षमा करिएगा इस साल की परीक्षा की प्रामाणिकता के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। उसमें जो अंक मिल रहे हैं, जो परिणाम मिल रहे हैं, वह कितने प्रामाणिक हैं इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता, कोई आधार नहीं है उसका। तो मैं समझता हूँ यह एक बहुत बड़ा व्यवधान खड़ा हुआ है। इसका कोई उपाय भी नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी महामारी में इतने बड़े विद्यार्थी समुदाय को संभालना अपने आप में बहुत कठिन प्रश्न है, और जो हो सका है वही शायद हो सकता था, और कोई विकल्प भी हमारे पास नहीं था। लेकिन निश्चित रूप से सकारात्मक कैसे लिया जाए मनोवैज्ञानिक ढंग से, और हमारे सामने सवाल भी खड़ा हुआ है कि मूल्यांकन का और कौन सा तरीका अच्छा हो सकता है। लगातार शिक्षा में मूल्यांकन भी शामिल होता रहे, इसका तरीका निकालना पड़ेगा जी, और इसका उपाय है, और इधर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। हर नकारात्मक में सकारात्मक सोच अच्छी होती है, ये इंसानी प्रवृत्ति होनी चाहिए, नहीं तो नकारात्मक जीवन को नरक की तरफ ले जाता है। ये बात काफी इस सच को हम झुटला नहीं सकते। माफी चाहती हूँ। आप वर्तमान में अभी क्या लिख पढ़ रहे हैं और क्या कुछ लिखने की आपकी योजना है, हम जानना चाहेंगे आपसे। मैं अभी कुछ कार्य अपने सामने रखा हूँ। अभी तो एक कार्य मुझसे कहा गया है और मेरी रुचि भी थी कि जो स्वतंत्रता के बाद का हिंदी साहित्य है उसकी क्या प्रवृत्तियां हैं और किस तरह के परिवर्तन हुए हैं, और जो साहित्य की जो आंतरिक प्रकृति है और जो उसका सामाजिक संदर्भ है, इन दोनों में किस तरह के परिवर्तन आए हैं विभिन्न विधाओं में भी, और साहित्य की भूमिका आगे बढ़ करके रास्ता दिखाने वाली जो एक कही जाती है कि साहित्य एक मशाल की तरह है जो कि आगे की दृष्टि देती है। क्या हम उधर बढ़ रहे हैं, किस तरह की हमारी दृष्टि जो है वह विकसित हो रही है। पूरा जो हमारा साहित्य है, आप याद करेंगे कि भारत का विभाजन हुआ, स्वतंत्रता मिली, गांधी जी की बहुत बड़ी भूमिका थी, पर दूसरी जो शक्तियां थीं और भारत के जो स्रोत थे, सुभाष बाबू भी थे, तमाम सारे लोग थे, अम्बेडकर भी थे। तो कौन सी दृष्टि जो है वह विकसित हुई, सामाजिक परिवर्तन के साथ साहित्य में परिवर्तन किस प्रकार का हुआ है, इस प्रकार का एक मूल्यांकन का कार्य अभी मेरे दिमाग में है, जिस पर मैं कार्य कर रहा हूँ, पढ़ लिख रहा हूँ। तो ये विषय है। और दूसरा एक मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी मैं एक काम कर रहा हूँ, वो है कि जो संवेग हैं, जो भावनाएं हैं, जो इमोशंस हैं, उनका सांस्कृतिक संदर्भ क्या है, और वो थोड़ा विस्तृत होगा कि एशिया के अन्य देश जो हैं, जापान भी है, चीन भी है, खासतौर से मैंने वहाँ का भी हम ले रहे हैं। तो ये एक संपादित ग्रंथ है जिसमें कि कई देशों के लोग हैं, यहाँ के भी हैं। तो संवेगों का सांस्कृतिक अध्ययन, कि क्या ये संवेग मनुष्य है तो हर जगह एक ही प्रकार का है, और इनका सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार का प्रभाव पड़ता है। जी। सकारात्मक है तो
प्रेम भी है उसमें, घृणा भी है दूसरी ओर, चिंता भी एक और है, तो उदात्त भावनाएं भी हैं। तो सांस्कृतिक संदर्भ क्या है जो कि हमारे भक्ति का साहित्य आप लीजिए, और भक्ति को रस माना जाता है, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। और भी रस हैं जिनकी चर्चा होती है, भाव है संस्कृत के साहित्य में, काव्य शास्त्र में, तो वो भी हम देख रहे हैं। तो ये एक प्रोजेक्ट है जिस पर हम कार्य इस समय कर रहे हैं। ये दो चीज़ें मेरे सामने हैं जिधर मेरा ध्यान है। तो हिंदी साहित्य की जो प्रकृति और जिसमें परिवर्तन आया है, सामाजिक परिवर्तन के सामने, उसके समानांतर, और दूसरा भावनाओं का सांस्कृतिक मनोविज्ञान, ये दो प्रश्न है जिधर हमारा ध्यान है। और इसके साथ ही साथ मैं जो सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याएं देश की हैं उन पर विचार करता रहता हूँ, यदा कदा उन पर भी पत्र पत्रिकाओं में लिखता पढ़ता रहता हूँ। जी, हमने पढ़ा आपके पत्र पत्रिकाओं में, काफी आपके विचारक जुड़ने का मेरा ये इस संवाद करने का एक बड़ा आवश्यक तरीका है कि आप अपनी बात लोगों तक पहुंचाएं, ये बहुत आवश्यक है। बहुत सही कहा आपने, बहुत बहुत आभार आपका। आपकी ज्ञानवर्धक बातें हमें मार्गदर्शन जरूर करेंगी, रास्ता दिखाएंगे अंधेरे में इस परिस्थिति में आप एक मनोवैज्ञानिक विज्ञानी है, तो माफ चाहती हूँ। तो आपकी कुछ बातें जरूर हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेगी, ऐसा मैं समझती हूँ। इस वार्ता के बाद युवा शक्ति समाज और देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं, ये बात काफी हद तक सच है। इन्हें सही दिशा और कौशल की जरूरत होती है। आप क्या संदेश देना चाहते हैं युवा वर्ग के पाठकों, साहित्यकारों और रचनाकारों को? युवा वर्ग मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से ऊर्जावान होता है और स्वाभाविक रूप से उसमें सकारात्मकता होती है। वह कुछ करना चाहता है, वह कुछ रचना चाहता है, कुछ गढ़ना चाहता है। शायद तैयारी कुछ में नहीं होती है, कुछ में होती है। तो हमारा यह दायित्व बनता है कि उनको ऐसा माहौल दें, ऐसा अवसर प्रदान करें। हम उनकी अभिव्यक्ति में कैसे सहायक हो सकते हैं, उनकी सृजनात्मक क्षमता का सकारात्मक उपयोग कैसे किया जा सकता है। बड़ा दुर्भाग्य हमारा यह रहा कि हमने सब कुछ बिल्कुल रूटीन वाला बना दिया है। जी, सही कहा आपने। बदे बधाए ढर्रे पर हर चीज चल रही है। जिस विविधता को पहचान करके, जिस विविधता का लाभ लेते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं, वह दुर्लभ हो गई है। मैं इसका उल्लेख इसलिए करना चाहता हूं कि बहुत सारे जो डेमोग्राफर्स हैं, जो समाज की जनसंख्या की प्रवृत्तियों का अध्ययन करते हैं, उनका कहना है कि भारत विश्व का युवतम देश है। युवतम इस अर्थ में जहां पर युवा की संख्या बहुत बड़ी है। युवा पीढ़ी की संख्या जो है वह अपेक्षाकृत अन्य देशों के, उसका अनुपात यहाँ पर ज्यादा है। और अगर इस समुदाय को हम अच्छी तरह तैयार करें, ज्ञान से, कौशल से, योग्यता से, तो विश्व का नंबर 1 भारत हो सकता है। ज्ञान की दृष्टि से, उत्पादन की दृष्टि से, हर दृष्टि से वो आगे हो सकता है। यह एक बहुत बड़ी चुनौती भी है और अवसर भी है। अब इसको अवसर में कैसे बदला जाए, यह हमारा दायित्व है। हमको कौशल का क्लब बनाना चाहिए। हमको उनकी अभिव्यक्ति के जितने अवसर मिल सकते हैं वह देने चाहिए। एक और तो यह है कि जो रूटीन वाला है वो सब उनको बांध दे देता है कि ऐसे ही हो सकता है। और कुछ हमारे यहाँ प्रवृत्ति भी है कि पीछे लोग लग जाते हैं। लोग कोई चीज, एक चीज दिखाई पर सब उसी के पीछे पड़ जाते हैं। और अभी देखिए कि टोक्यो ओलंपिक में अभी
जो पैरा ओलंपिक और ओलंपिक दोनों में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हुआ है। बिल्कुल सही कहा। और आप यह भी देखें कि उनमें बहुत सारे ऐसे हैं जो कि मध्यम वर्ग और उससे नीचे के तबके से आने वाले खिलाड़ी हैं उसमें। तो प्रतिभाएं तो हैं चारों ओर। अब उन प्रतिभाओं का, टैलेंट का उपयोग कैसे किया जाए, उसको सहारा तो देना पड़ेगा, उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, उनको प्रशिक्षण देना पड़ेगा। तो यह समाज का एक बहुत बड़ा दायित्व है। नई शिक्षा नीति में इस बात के अवसर बनाए गए हैं जहां पर प्रतिभाओं को व्यक्त करने का अवसर प्राप्त हो और रूटीन जो है वह टूटे। जैसे आदर्श स्थिति तो उसमें यह कही गई है कि कोई बच्चा विज्ञान का साहित्य पढ़ना चाहता है तो उसको यह अवसर मिलेगा। साल भर पढ़ करके वो जाकर कुछ करना चाहता है तो इसका भी अवसर मिलेगा। फिर साल भर बाद लौट के आना चाहता है तो इसका भी अवसर मिलेगा। मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट। तो यह एक बहुत बड़ा परिवर्तन सैद्धांतिक रूप से तो उसमें दिख रहा है। व्यावहारिक रूप में फिर रूटीन हमारा जो है बाधक बन रहा है, लेकिन हमको मार्ग निकालना पड़ेगा। यदि इस देश को आगे बढ़ना है तो युवा शक्ति को उसकी अभिव्यक्ति का, उसके सृजन का अवसर जो है उसे देना पड़ेगा। जहां भी संभव हो हमको यह कार्य करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ इसके अलावा और कोई विकल्प हमारे पास नहीं है। बिल्कुल सही कहा। जो लकीर की फकीर, ये जो पंक्तियां हैं ये बहुत ही यहाँ पे लागू होती हैं। आपने जैसा कहा, रूटीन वर्क तोड़ के हमें निकलना पड़ेगा, तभी जीवन में हम कुछ नया देख पाएंगे। नहीं तो हमारी स्थिति कूपमंडूक की तरह हो जाएगी। हम उस कुएं को ही अपनी दुनिया समझ लेंगे, वही हमारा पूरा संसार बन जाएगा। तो कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए नए नए तरीके अपनाना जरूरी है। जीवन में परिवर्तन ही, जीवन ही परिवर्तनशील है। जहाँ परिवर्तन नहीं वो ठहरा हुआ पानी है, और हम जानते हैं कि बहता पानी निर्मला होता है। ये हमने भी सुना है, पढ़ा है। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आभार। आपकी बातें, आपके साथ हुई वार्ता, चर्चा बहुत ही ज्ञानवर्धक रही। बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। नंद किशोर झा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रवि प्रताप सिंह जी कह रहे हैं कि भावनाओं का संवाद होना चाहिए। बहुत खूब कहा सर आपने। प्रताप जायसवाल कह रहे हैं कि आपका संदेश बहुत ही प्रेरक है आज की युवा पीढ़ियों के लिए। लकीर की फकीर से हटना। रण कुमार विजय जी कह रहे हैं कि लीक से हटकर सृजन आवश्यक है। बहुत ही उचित बात कही है आपने। जीवन सिंह जी कह रहे हैं प्रतिभाओं को विकसित करने का अवसर प्रदान करना चाहिए, तभी देश आगे बढ़ सकता है। एस के मिश्रा जी कह रहे हैं कुल मिलाकर रूढ़िवादी का पतन को निमंत्रण है। सही बात कहा आपने। रूढ़िवादिता और जो लीक से जब हम नहीं हटेंगे तब जीवन में कुछ भी पाना मुश्किल है। बहुत ही खूब आपकी वार्ता, बहुत ही सफल और शिक्षाप्रद, ज्ञानवर्धक और एक संदेश देने वाली है जीवन में। चूंकि आप एक मनोवैज्ञानिक रह चुके हैं, तो आपकी बातें हमारे दिल में कहीं ना कहीं गहराई तक उतरेगी और लोगों तक पहुंचेगी और बहुत ही प्रेरणा देगी। इस परिस्थिति में जहाँ पे हम नकारात्मक से गुजर रहे हैं, चारों तरफ एक ऐसा फैला हुआ है माहौल जो हमें ऊर्जा की वजह से हमें नकारात्मक सोच की तरफ ढकेलता चला जा रहा है। बहुत बहुत आभार आपका डॉक्टर गिरीश्वर मिश्र। उससे पहले मैं और आभार जताना चाहती हूँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी का, जिन्होंने एक साक्षात्कार का एक कार्यक्रम ऐसा रखा जिसके माध्यम से बहुत आप जैसे मनीषी इस मंच पे आकर अपनी बातें कह रहे हैं। हमें सुनने का मौका मिल रहा है और बहुत सीखने का मौका मिल रहा है। किताबें, पुस्तकें तो हम बहुत कुछ पढ़ते हैं, पर जब हम किसी व्यक्ति से रूबरू होते हैं तो उनके जीवन का अनुभव वो हम पे उड़ेलते हैं, और उसी में से 2 या 4 बूंद अगर हमारे शरीर में ठहर जाए, हमारे दिमाग में ठहर जाए पानी की बूंद की तरह, तो वही एक जिसको कहते हैं कि अंधेरे में प्रकाश का काम करती है। हम कभी कभी बहुत ही नकारात्मक हो जाते हैं। बहुत ही आभार आपका रवि प्रताप सिंह जी, जो आपने एक ऐसा कार्यक्रम रखा
एक ऐसा साक्षात्कार को सामने लाया जिससे कि हम ऐसे मनुष्यों से जुड़ रहे हैं। मेरा भी सौभाग्य है आप लोगों से बात करने का। आप जैसे मनुष्यों से मैंने आपको काफी पढ़ा, काफी जाना, और जितना पढ़ रही हूँ सर, मुझे लग रहा है कि बहुत कम पढ़ रहा, दिन और रात भी। आपके लेख इतने सारे पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में आए दिन छप रहे हैं। अगर हो सके तो आप भी कोशिश करिएगा पढ़ने का। बहुत ही खूबसूरत बातें, बहुत ही ज्ञानवर्धक और जीवन से संबंधित बातें डॉक्टर प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्र जी हमें बताते हैं। तो मनोवैज्ञानिक रूप से और एक साइकोलॉजिक तरीके से हमारे जीवन में जरूर काम करेगा। हम जरूर कुछ ना कुछ सीखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार हमसे जुड़े रहने के लिए। बहुत ही शुभ संध्या आप सभी को। बहुत बहुत आभार। मैं नीता नामिका साक्षात्कार से आप सभी का बहुत ही हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद देना चाहती हूँ। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आभार सर आपका जुड़ने के लिए। हमारे धन्यवाद। टीम की तरफ से, अच्छा लगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से मैं आपका हार्दिक धन्यवाद देना चाहती हूँ। बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।